बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा जो लेसन है दैट इज़ लेसन नंबर 3 इको 401। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जी कि गुड्स, प्रोडक्ट, कमोडिटी, मार्केट्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये जान लीजिए कि मार्केट्स जो होती हैं वो ऐसी जगह को कहते हैं, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, क्लियर, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती होगी। आप ख़ुद भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मार्केट से मुराद ये है कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पर कंज्यूमर जो होते हैं वो गुड्स ख़रीदते हैं। तो आजकल के दौर में आपको पता है ऑनलाइन भी शॉपिंग्स हो रही हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो है कि मार्केट के कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर आप ये याद रखेंगे तो इसमें याद रखिएगा कि ये चीज़ शामिल नहीं होती है कि इसमें आप रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे, ठीक है, ना ही इसमें आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल होते हैं जो कि आप परचेज़ करने जा रहे होते हैं। इसमें ये समझ लें कि मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि आपको एक्सचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि जिसको जो चीज़ चाहिए वहाँ से वो क्या कर सकता है, ख़रीद सकता है। नेक्स्ट है फैक्टर मार्केट। अभी मैंने आपको कहा था, तो फैक्टर मार्केट से मुराद वो मार्केट होती है जहाँ से आप लैंड, लेबर एंड कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ से मुराद ये नहीं होती कि आप लेबर को ख़रीद लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप लेबर की सर्विसेज ले सकते हैं। आपको नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन से मुराद ये होती है कि इसमें जो परफेक्ट कंपटीशन की सारी सिचुएशंस होती हैं, सारी कंडीशंस होती हैं, वो पूरी होती हैं। इन विच नो फर्म आर कंज्यूमर इज़ बिग इनफ टू इफेक्ट द मार्केट प्राइस। इसमें बहुत सारी, पहली बात यह है कि इसमें एक से ज़्यादा फर्म्स होती हैं, अ लॉट ऑफ कस्टमर्स होते हैं, अ लॉट ऑफ सप्लायर्स होते हैं, एक प्राइस होती है। तो अगर एक ही बंदा होगा जो चीज़ों को बना रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो फिर क्या होगा, वो उसकी मोनोपली होगी, तो वो क्या कर सकता है कि लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन इन परफेक्ट कंपटीशन ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, लोगों को अपनी चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन समझ गए, जहाँ पर ये सारी चीज़ें पूरी हों कि आपके पास ख़रीदने वाले बहुत सारे हों, बेचने वाले भी बहुत सारे हों, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता हो, तो वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। नेक्स्ट डिमांड एनालिसिस लिखा हुआ है। तो डिमांड एनालिसिस में सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ शॉर्टेज। शॉर्टेज कहते हैं कि जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई आपकी कम हो, क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट सरप्लस लिखा हुआ है। तो सरप्लस का मतलब यह है कि आपके पास बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास डिमांड नहीं है, ख़रीदने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो जब शॉर्टेज होगी तो उसमें ये याद रखिएगा फ़ायदा किसका होगा। जब मार्केट में चीज़ें कम हो गई हैं तो शॉर्टेज हो गई है, तो अब उसमें प्रोड्यूसर का फ़ायदा होगा, बेचने वाले का फ़ायदा होगा। चीज़ें कम होंगी तो वो जिस प्राइस पर चाहे बेच सकता है। जब सरप्लस होंगी तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर उनको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगे या हर जगह से अवेलेबल होंगी। तो शॉर्टेज में जो प्रोडक्ट बेचने वाला होता है उसको फ़ायदा होता है, और जो सरप्लस है इसमें ख़रीदने वाले को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है जी कि प्राइस मैकेनिज़्म। तो प्राइस मैकेनिज़्म से मुराद ये होती है कि कैसा तरीक़ाकार कि जिसमें ख़रीदार और जो बेचने वाला होता है दोनों एक जगह पर सेटलमेंट कर लें। मिसाल के तौर पर अगर शॉर्टेज है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, अगर सरप्लस है तो उसमें प्राइसेस क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। तो ये देखें शॉर्टेज काजेज़, ये मैं आपको माउस से दिखा भी रहा हूँ। शॉर्टेज काजेज़ प्राइसेस टू राइज, चूँकि चीज़ें कम हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसी तरह सरप्लस के केस में सरप्लस काजेज़ प्राइसेस टू फॉल, क्योंकि उनके पास चीज़ें ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले कम हैं, ठीक है। तो इन आइदर केस द प्राइस मैकेनिज़्म अटेम्प्ट टू क्लियर द शॉर्टेज और सरप्लस इन द मार्केट। तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म से मुराद ये कि एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसके तरीके से एक ऐसी प्राइस सेट की जाए कि ना मार्केट में शॉर्टेज हो, ना मार्केट में क्या हो जी, सरप्लस हो। आगे गुड्स को डिफ़ाइन किया गया है, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। बेसिकली ये दो ही टाइप्स हैं। इन जो गिफन गुड्स हैं ये भी इन्फीरियर गुड्स की ही किस्म है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स वो होती हैं कि जिनकी डिमांड जो होती है, जैसे हमें ज़िंदगी में जो नॉर्मल चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो जब भी हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। इन्फीरियर जो होती हैं, जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती जाती है तो इन्फीरियर थोड़ी कम दर्जे की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो किसी शख्स की इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी तो वो जो थोड़े कम दर्जे की चीज़ें होती हैं उनको ख़रीदना कम कर देते हैं। तो इन्फीरियर चीज़ों की जो होती है डिमांड कम होती है इनकम के बढ़ने से, नॉर्मल चीज़ों की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है इनकम के बढ़ने से, ठीक है। आगे गिफन गुड्स लिखी हुई हैं। तो गिफन गुड्स भी जो होती हैं वो इन्फीरियर ही की तरह, उनका जो है ना वो फैक्टर होता है कि वो इनकम बेशक बढ़ती रहे लेकिन उसकी डिमांड नहीं बढ़ती।
सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या चीज़ है? सब्स्टिट्यूशन ये कहते हैं मार्केट में एक चीज़ है, उसी के मुकाबले में कोई और चीज़ आ गई है। अब जब वो चीज़ जो कहलाएगी वो सब्स्टिट्यूट कहलाएगी, ठीक है। अब उसकी वजह से जो पहली चीज़ थी उसकी डिमांड पर फ़र्क पड़ेगा। याद रखिएगा, मार्केट में एक ही बंदा था जो काम कर रहा था, उसी के मुकाबले में एक और बंदा आ गया तो वो सब्स्टिट्यूट आ गया। तो जब उसके आने की वजह से भी आपकी अपनी जो पहले वाला बंदा था उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं जो मार्केट में पहले अकेला बंदा था उसी के मुकाबले में एक और, जैसे जैज़ की आप एग्जांपल ले लें तो जैज़ पहले अकेली थी तो उसके बाद डिफरेंट कंपनीज़ आती गई, तो इन डिफरेंट कंपनीज़ ने आके जैज़ की अकेला जो था उसकी जो मोनोपोली थी वो कम कर दी, तो बाकी की तरफ भी लोग अट्रैक्ट हुए तो जैज़ की डिमांड कम हो गई, ठीक है। उसके बाद है जी इनकम इफ़ेक्ट। इनकम के बढ़ने से भी आपकी जो डिमांड है वो क्या होती है? इफ़ेक्ट हो। नेक्स्ट थिंग इज़, ये मैंने अभी आपको इनकम इफ़ेक्ट के बारे में बताया था कि नॉर्मली ये होता है किसी भी शख्स की इनकम बढ़े तो उसकी वजह से उसकी डिमांड साइड वो जो चीज़ें ख़रीदने की पावर होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो प्राइस इफ़ेक्ट, किसी शय की कीमत कम या ज़्यादा होने से भी आपकी डिमांड इफ़ेक्ट होती है। सब्स्टिट्यूट मैंने अभी आपको डिफ़ाइन किया था कि दीज आर द गुड्स कम्पीट विद वन अनदर, ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसी हों, एक दूसरे का अल्टरनेटिव हों, तो वो क्या कहलाती हैं? सब्स्टिट्यूट कहलाती हैं। कॉम्प्लीमेंट जो एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम होती हैं, जो एक के साथ चलती हैं, ये नहीं है कि आप एक ले लें दूसरी छोड़ दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है शू ऑफ वन एंड शू अनदर, ठीक है। तो एक जूता आप जो है ना वो ख़रीद लें दूसरा छोड़ दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट एक ले लें दूसरा छोड़ सकते हैं, ज़ाहिर बात है, तभी तो आप एक छोड़ रहे हैं तो दूसरे की तरफ जा रहे हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्स में ये होता है कि आप एक चीज़ लेंगे तो दूसरी भी साथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो लिखी हुई है दैट इज़ डिमांड। तो डिमांड वैसे तो हम कहते हैं तलब को, लेकिन इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपको वो शय को हासिल करने का इरादा भी होना चाहिए, दूसरा आपके पास उतनी प्राइस भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, आपके चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक्स में ये है कि आप ना सिर्फ चाहें कि हमने वो चीज़ हासिल करनी है, बल्कि आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए, तब वो डिमांड बनेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट बायर विश टू परचेज एट ईच, ठीक है, कंसीवेबल प्राइस। एक ख़ास मकदार है जिसको एक ख़ास प्राइस पर ख़रीदने के लिए कोई बंदा तैयार है, तो वो क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। लॉ ऑफ डिमांड नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि जब भी किसी शय की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम। इसी तरह किसी शय की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। ये बेशक आप इसके टेबल को देख लें। नेक्स्ट डिमांड स्केड्यूल बना हुआ है। प्राइस जब आपकी थी 5, फिर प्राइस आपकी हुई 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब आपकी प्राइस थी 5 तो क्वांटिटी डिमांडेड जो थी दैट वाज 3500। अब देखें प्राइस कम हो रही है, प्राइस 4 हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है, 3500 से 4500 हो गई। इसी तरह प्राइस जब 3 हुई तो वो 6000 हो गई। जो प्राइस आपकी कम हो रही है आपकी डिमांड क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी को डायग्राम के ज़रिए बताया गया है कि डिमांड कर्व क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड पर आप लोगों ने प्राइस रखनी है और इस साइड पर आप लोगों ने क्या रखना है जी? डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी प्राइस यहाँ पे थी तो आपकी डिमांड यहाँ पे थी, ठीक है। जो प्राइस आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, डिमांड इधर से आगे की तरफ जाएगी, तो इस वजह से आपका डिमांड कर्व नेगेटिव होता है और सप्लाई का कर्व जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिमांड और प्राइस में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नेगेटिव, कि जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी, इसलिए जो इसका कर्व है दैट इज़ नेगेटिव। अच्छा, नेक्स्ट ये एक टेबल बना हुआ है जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर्स चेंजिंग द डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड चेंज होती है। पहला लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन इनकम, जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से भी डिमांड इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट डिक्रीज़ इन इनकम, तो जब भी आपकी इनकम डिक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। इनकम इन इंक्रीज़, ये सारे आगे लिखे हुए हैं। तो ये दीज आर द फैक्टर्स, ये इस साइड पर जितने भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ये शो कर रहे हैं कि इनकी वजह से आपकी डिमांड क्या हो रही है? या तो इंक्रीज़ होगी या फिर क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको शायद वो समझ ना आ रही हो। मिसाल के तौर पर डिक्रीज़ इन द टेस्ट,
एंड प्रेफरेंस फॉर द गुड्स, आपकी फॉर एग्जांपल कोई चीज़ थी जो आपको पसंद थी, पहले आप ज़्यादा खरीदना चाहते थे लेकिन अभी आपको वो पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कंज्यूमर, आपके जो ख़रीदार थे उनकी तादाद में इजाफा हो गया, तो उसकी वजह से भी आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कंज्यूमर, जैसे इंक्रीज़ हो रहे थे तो इंक्रीज़ हो रही थी, अभी आपके कस्टमर कम हो रहे हैं तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो था डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जो लाजम और मलजूम होती हैं, एक चीज़ दूसरे के साथ लाजमी चाहिए होती है। तो इस केस में ये होता है कि अगर एक चीज़ की प्राइस भी बढ़ जाए तो दूसरे की ऑटोमेटिकली वो जो है प्राइस बढ़ती है। अगर इसकी प्राइस में इजाफा होगा तो इसके साथ जो भी चीज़ चाहिए होगी वो भी महंगी हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी डिमांड पर इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये ऊपर देख लें, बेशक सब्स्टिट्यूट के केस में अगर आपके सब्स्टिट्यूट की प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाए तो आपकी डिमांड जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर डिक्रीज़ इन सब्स्टिट्यूट हो जाए तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसकी प्राइस में इंक्रीज़ होगा तो लोग आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, उसकी प्राइस में डिक्रीज़ होगा तो लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज़ जो कि आपको लिखे गए हैं कि किस किस वजह से आपकी डिमांड चेंज होती है। तो ये कुछ गिवन है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही है कि दिस वाज द लेसन नंबर 3। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, लेट्स हैव अ रिव्यू। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने शॉर्टेज को डिस्कस किया, इसमें सबसे पहले हमने मार्केट्स को डिस्कस किया। कंज्यूमर मार्केट्स थी, गुड्स मार्केट थी, फिर फैक्टर मार्केट आई है। उसके बाद हमने परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्टेज, सरप्लस, प्राइस मैकेनिज़्म, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमने इनकम इफ़ेक्ट, प्राइस इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स, फिर हमने डिमांड को इन डिटेल डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसका टेबल और उसकी डायग्राम को हमने डिस्कस किया। लास्ट वन ये जो हमने किया, फैक्टर्स शिफ्टिंग द डिमांड कर्व के